बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम डाउग्रेड पास्ट पेपर्स का एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम सारे पेपर सॉल्व करेंगे। उसका बायोलॉजी और फिज़िक्स का हिस्सा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आंसर कीज़ तो मौजूद है, इस बुक को पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत से आंसर कीज़ वो गलत लगाए गए हैं, तो हम उसे ठीक करेंगे। और फिज़िक्स में ये मसला होता है कि उसमें जो सोल्यूशन होता है वो हम सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। और कुछ सवाल इनके जो वीडियो में हम सिर्फ बायोलॉजी और फिज़िक्स को सॉल्व करेंगे। सारे सीरीज़ के पेपर्स में हम बायोलॉजी और फिज़िक्स को सॉल्व करते चले जाएंगे। सबसे पहला जो सवाल है रिगार्डिंग बैक्टीरिया है कि पहला ऑप्शन देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। आप अगर उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो अगर आपको आंसर भी नहीं याद हो तो आप लगा सकते हैं करेक्ट आंसर। वो कैसे? अगर आप इस ऑप्शंस को देखें तो आपको खुद पता लग जाएगा कि सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है कोकी आर रोड शेप्ड। ये गलत बात है क्योंकि हमें पता है कि कोकी राउंड शेप को होते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बेसिलाई और स्पाइरल शेप। ये भी गलत बात है क्योंकि बेसिलाई हमारे पास रोड शेप के होते हैं। ये इंटर कन्वर्जन की है इन्होंने। सी ऑप्शन है हमारे पास कि ऑल कंटेन आरएनए। ये भी बिल्कुल गलत बात है क्योंकि बैक्टीरियाज के पास न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो इस लिहाज से डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिगार्डिंग बैक्टीरिया यही ऑप्शन सही लग रहा है। क्लेमाइडोमोनास। जो तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। जो फोर्थ वाला आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है कि हैज़ अ लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स आपका नॉन फ्लोरिंग प्लांट। हम नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स को क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। मोलस्कस हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब आपने ये चेक करना है। अब ये जो सवाल होते हैं आपने खुद इनको देखना है कि ये हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आप ये देखें, आप मोलस्कस को याद करें कि मोलस्कस में हमारे पास जो फाइलम मोलस्कस था उसमें क्या क्या था। ऑयस्टर था, उसमें सीपिया था, उसमें ऑक्टोपस था। अगर आप उनके शेप्स को याद करें तो आपको खुद पता लग जाएगा कि जो इस ऑप्शन में ये जो नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल फॉर रिस्पायरेशन, अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो ये हमें सिर्फ मेमल्स में ही दिखते हैं नॉस्ट्रिल्स, अदरवाइज किसी फाइलम के किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते। तो हम यही आंसर लगा देंगे। मैं इसका पीडीएफ लिंक दूंगी हर पेपर का, जिस पेपर को हम सॉल्व करेंगे उसका पीडीएफ लिंक मैं देती चली जाऊंगी विद आंसर कीज। क्रस्टेशिया इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब ये सवाल को भी आपने देखना होगा। सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए कि क्रस्टेशिया ये कौन सी क्लास है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास है क्रस्टेशिया, ठीक है। अब क्रस्टेशिया में क्रैब्स भी होते हैं, लॉबस्टर्स भी होते हैं, क्रैफिश भी होते हैं, लेकिन ऑयस्टर्स नहीं पाए जाते क्रस्टेशिया में। अच्छा, अगर ऑयस्टर्स नहीं पाए जाते तो ऑयस्टर्स होते कहाँ पर हैं? ऑयस्टर्स होते हैं मोलस्कस में, और मोलस्कस के किस क्लास में होते हैं? बायवेल्विया क्लास में। अब आपने सबसे पहले ये काम करना है कि जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपने अपने साथ एक रजिस्टर उठाना है, ठीक है, और उसके साथ लिखते चले जाना है। जिस तरह के आपने एक एक पॉइंट्स लिखना है। क्या? बिल्कुल गलत बात है, सही है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल, ये वाला ऑप्शन भी सही है। राइज इन अ पर्सन विथ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, ये बात भी सही है भाई। हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, हाई थायरॉयडिज्म हो रहा है, हाई थायरॉयड ग्लैंड का मसला हो रहा है, तो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसमें ज़्यादा, उसकी लेवल ज़्यादा हो गई होगी। यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म लो है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, क्योंकि हाइपो का मतलब लो होता है, हाइपर का ज़्यादा। दो ऑप्शन इसमें सेम है। डी कहते हैं वुड बी अनइफेक्टेड इन हाइपोथायरॉयडिज्म। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ या तो लेवल ऊपर गया है या नीचे आया है। हाइपो दिया गया है तो इसका मतलब लो हुआ है। इस सवाल के मुताबिक अब देखिए, इस सवाल में गलती आ गई, ठीक है, ये सवाल ही गलत है। इसका ऑप्शन इन्होंने आंसर की में सी लगाया है, लेकिन ये जो है ना इनका आंसर ही गलत है, क्योंकि इसका आंसर सी भी हो सकता है, इसका आंसर ए भी हो सकता है, और बी और सी तो बिल्कुल सही है, एक जैसे ही है, ठीक है। और ये डी वाला सवाल हो नहीं सकता। गैस्ट्रुलेशन इन अ फ्रॉग एम्ब्रियो इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट रोटेशन। रोटेशन नहीं होती गैस्ट्रुलेशन में, फ्रॉग के गैस्ट्रुलेशन में रोटेशन नहीं होती। मीजोडर्म गिव राइज टू। अच्छा, इस सवाल का जवाब आपको पता लग जाएगा कि भाई मीजोडर्म गिव राइज टू हार्ट, ठीक है। लेकिन अब आपको याद करना है, आपने सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं करने डाउग्रेड्स के कि बस आपने पेपर सॉल्व कर लिए, इसके साथ अपनी मालूमात बढ़ाएं। अब आपको मेजोडर्म का यहाँ पर सवाल आ गया, अब आपको क्या पता, शायद अगले ईयर में आपके पास इंडोडर्म का आ जाए, एक्टोडर्म का आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए आपने पहले पढ़ना है।
अब आपने यहाँ से, मैंने एक ट्रिक याद की है, बनाई है, ठीक है, इन सारे लेयर्स के लिए। और जब मैं PDF लिंक दूंगी इस पेपर का, तो इसके साथ एक और पेज बना के दूंगी आपको जर्मिनेटिंग लेयर्स का, आपने उसको भी याद करना है, ठीक है। एक मैंने ख़ुद के लिए जो याद की है एक ट्रिक, वो ये है कि पहले एक्टो पर आते हैं। एक्टो पे हमने क्या ट्रिक याद की है, E.NI, ठीक है। N का मतलब नर्वस सिस्टम, I का मतलब इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में आपके पास स्किन, नेल्स, हॉर्न्स, हूफ्स। हमारे जो स्किन डेवलपमेंट होती है, नेल्स की डेवलपमेंट होती है, हॉर्न्स की डेवलपमेंट होती है, हूफ्स की डेवलपमेंट होती है, और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट कौन करता है, एक्टोडर्म। कौन इन सारी चीज़ों को डेवलप करता है, एक्टोडर्म। इसी तरह मीजोडर्म पे आते हैं। मीजोडर्म हमारा मसल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये जो है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, इन सारे ये जो हमारे सिस्टम्स डेवलप होते हैं, रिप्रोडक्टिव हो गए, स्केलेटल हो गए, मसल, ये मीजोडर्म करता है। इंडोडर्म पर आए। इंडोडर्म हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इंडोडर्म की क्या ट्रिक है, E.EG, ठीक है। इंडोडर्म की क्या ट्रिक है, एग है। E से इंडोडर्म, G से GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने दोनों लिखे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद दूसरे G से क्या आ रहा है, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में हमारे पास, हमारी बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स है, लिवर है, पेनक्रियाज है। तो अगर सवाल इस तरह का आ जाए कि लिवर की डेवलपमेंट किस लेयर से, किस जर्मिनेटिंग लेयर से होती है, तो आपने लिवर लगाना होगा, ठीक है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। हमारा सवाल था मीजोडर्म गिव राइज टू, मीजोडर्म किस चीज़ को डेवलप करता है, तो हमारा आंसर होगा हार्ट, क्योंकि आपने पीछे पढ़ लिया कि मीजोडर्म किस चीज़ की डेवलपमेंट करता है, मीजोडर्म मसल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियो आ गया, कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं मीजोडर्म को। मीजोडर्म हमें दिया गया है, हमें पता लग गया कि भाई मीजोडर्म मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्केलेटल, मसल्स, स्केलेटल, रिप्रोडक्टिव, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। आपने याद कर लिया ना। देखो इस वीडियो में ही आपको याद होगा कि मीजोडर्म किस चीज़ को डेवलपमेंट किस चीज़ की करता है, ठीक है। कौन जो जर्मिनेटिंग लेयर है मेसोडर्म, वो किस चीज़ की डेवलपमेंट करता है। तो अब हम अपने सवाल पर आते हैं। लेंस ऑफ आई, मैं आपको बता दूं, लेंस ऑफ आई आपका एक्टोडर्म करता है। टीथ इनेमल भी आपका एक्टोडर्म करता है, ठीक है। एक्टो, ठीक है। लिवर आपने पढ़ लिया, लिवर आपने इंडोडर्म की वो ट्रिक याद की ना, एग। ई से इंडोडर्म, जी से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जी से ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में क्या आता है, लिवर। बचा क्या, हार्ट। हार्ट आपका आंसर है, क्योंकि आपने मेसोडर्म में पढ़ लिया कि हमारा, देखिए इसको ऐसे याद करें कि एक्टोडर्म जो है ना, हमारा एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम को डेवलपमेंट करता है, नर्वस सिस्टम की। इंडोडर्म हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, और सारे जितने भी सिस्टम है वो मेसोडर्म, उसका ताल्लुक मेसोडर्म से है। Gaseous exchange in planaria. Gaseous exchange in planaria take place by means of diffusion. ठीक है, इसका आंसर डिफ्यूजन है। रेटिना कंटेन्स लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स सेल्स कॉल्ड। अब हमारा जो आई में जो रेटिना है, रेटिना एक लेयर को कहते हैं, ठीक है, जो हमारी आई पे एक लेयर है, कहते हैं कि रेटिना ने लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स उसने
कंटेन किए हुए हैं। लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर, अब आपको सबसे पहले रिसेप्टर सेल्स का पता होना चाहिए कि रिसेप्टर सेल्स किसे कहते हैं। अब आप जैसे जिस कंपनी में भी जाते हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, सबसे पहले आप रिसेप्शन वाले के पास जाते हैं, उससे कुछ सवाल पूछते हैं कि भाई ये कंपनी किस तरह की, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले रिसेप्शन के पास ही आप जाएंगे। इसी तरह हमारी बॉडी में भी रिसेप्टर्स है, तो कोई भी चीज़ हमारी बॉडी की तरफ आ रही है, वो लाइट है, वो कौन सा भी स्टिमुलाई है, कोई भी चेंज है, तो सबसे पहले उसे रिसीव रिसेप्टर्स करते हैं। तो जो लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है वो हमें रिसीव नहीं होती, हमें लाइट समझ में नहीं आती अगर हमारे आई में रिसेप्टर सेल्स मौजूद ना होते। ठीक है, तो हमारे आई में जो रिसेप्टर सेल्स है वो उस लाइट को लेते हैं, फिर हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि लाइट हमारी आंखों पे पड़ा है, तो अब हमारी आंखों को बंद होना पड़ेगा। ये तो एक अलग बात है, फीडबैक मैकेनिज्म का चक्कर है ये। रिसेप्टर सेल्स, वो आपसे पूछ रहे हैं कि उन रिसेप्टर सेल्स का आप नाम बताएं, तो इसका जो आंसर है वो है बोथ रोड्स एंड कॉन्स। अच्छा, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी रोड्स और कॉन्स पर। ठीक है, क्यों बात ख़त्म नहीं होगी रोड्स एंड कॉन्स पर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें से जो रोड्स है और ये जो कॉन्स है वो कौन कौन से लाइट के लिए, वो कौन से लाइट को रिसीव करते हैं। आपको पता है ये जो रोड्स हैं ये रिसीव करते हैं डिम लाइट को, और ये जो कॉन्स हैं ये रिसीव करते हैं इंटेंस लाइट को। हमारे आंखों पर अगर डिम लाइट, ठीक है, वो इतनी तेज़ लाइट नहीं होती, अगर धीमी थोड़ी सी सही लाइट है, इतनी तेज़ लाइट नहीं है, शदीद लाइट नहीं है, अगर वो हमारी आंखों पे पड़ रही है तो हमारे जो रेटिना में जो रिसेप्टर सेल्स हैं, कौन से वाले, रोड्स, वो डिम लाइट को रिसीव करते हैं। और जो हमारे आइज़ में रेटिना का, आई के रेटिना में जो कॉन सेल्स है वो इंटेंस लाइट को रिसीव करते हैं। तेरा एक्सक्रीटरी सेल, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ग्रासहोपर कंसिस्ट ऑफ, ये सवाल बहुत ईजी है, ये मुश्किल होगा उन बच्चों के लिए जो समझ कर नहीं पढ़ते बायो को। ठीक है, बायो को भी समझना पड़ता है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रासहोपर किस फाइलम में आता है। अगर आपको वो पता लग गया कि किस ग्रासहोपर का ताल्लुक किस फाइलम से है, ठीक है, ग्रासहोपर का ताल्लुक किस फाइलम से है और उस फाइलम के किस क्लास से है, तो आपके लिए ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे? मुझे इतना पता है कि जो ग्रासहोपर है ये आर्थ्रोपोडा, ये रहा, ये जो ग्रासहोपर है ये क्लास इंसेक्टा हेक्सापोडा, ठीक है, यानी ये जो, अच्छा, ग्रासहोपर का जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, और फिर आर्थ्रोपोडा में जिस क्लास में ग्रासहोपर आता है वो क्लास इंसेक्टा यानी हेक्सापोडा। हेक्सापोडा मतलब 6 लेग्स और 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, ठीक है, क्योंकि अगर 6 पाँव है तो हम उसके अगर पैर्स बनाएंगे तो 3 पैर बनेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है कि क्लास इंसेक्टा में कितने लेग्स होते हैं या कितने पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं। ठीक है, अगर पैर पूछे तो 3, अगर लेग्स पूछे तो 6। अब आपको पता लगा कि ग्रासहोपर आता है इंसेक्टा में, आर्थ्रोपोडा में आता है। आपको कॉकरोच के बारे में पता है कि कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज़ों पर कंसिस्ट है, मुश्तमिल है? वो है मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मुझे कॉकरोच का पता था, ठीक है, मुझे ग्रासहोपर का नहीं पता था। मुझे कॉकरोच का पता था कि कॉकरोच का मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स है। तो कॉकरोच कहाँ पे आता है? क्लास इंसेक्टा में आता है। किस फाइलम से उसका ताल्लुक है? आर्थ्रोपोडा से। तो अगर कॉकरोच क्लास इंसेक्टा में आ रहा है, आर्थ्रोपोडा से उसका ताल्लुक है, और ग्रासहोपर भी क्लास इंसेक्टास में मौजूद है, तो बस जो कॉकरोच का है वही ग्रासहोपर का भी होगा। इट मीन्स मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। सवाल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइडेरियन लिव्स इन कॉलोनीज? ठीक है, अब नाइडेरियंस का पूछा है। ठीक है, अब आपसे नाइडेरिया का पूछा है कि नाइडेरिया में वो कौन से नाइडेरिया है जो कॉलोनीज़ में रहते हैं। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप ऑप्शंस पर आया करें। ए ऑप्शन है टैपवॉर्म, बिल्कुल काट दे। टैपवॉर्म तो नाइडेरिया में आता ही नहीं है। अच्छा, अगर टैपवॉर्म नाइडेरिया में नहीं आता तो किस फाइलम में आता है? अब आप इस तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके लिए, आप ना सिर्फ जो पेपर के सवाल आते हैं वो सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आपको और मालूमात मिलेंगे, आपकी और रिविजन होती चली जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए टैपवॉर्म कहाँ पर आता है। टैपवॉर्म आता है फाइलम एनेलिडा में। ठीक है, अच्छा, जेलीफिश, सी एनीमोन, ओब्लिया, ये सारे ऑप्शन नाइडेरिया के हैं। तो अब आपको खुद सवाल पढ़ना पड़ेगा कि कॉलोनीज़ में विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स इन कॉलोनीज़?
ठीक है, सवाल क्या था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइजेरियन लिव्स इन कॉलोनीज। हम सबसे पहले सवाल के ऑप्शंस पर आएंगे। ठीक है, अब सवाल के ऑप्शंस क्या हैं, ए बी सी डी। सबसे पहला टैपवर्म। टैपवर्म आप लगा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि टैपवर्म नाइजेरिया का हिस्सा है ही नहीं। टैपवर्म आता है फाइलम एनेलिडा में, तो ये तो ऐसे ही कट गया। बचे 3, ओब्लिया, सी एनीमोन एंड जेलीफिश। ये तीनों नाइजेरियंस के ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, इनमें से कौन सा कॉलोनीज में रहता है, तो वो जेलीफिश है। अब आपको ये कैसे पता होगा कौन सा कॉलोनीज में रहता है, कौन सा कॉलोनीज में नहीं रहता? तो मैंने कुछ लिखे हैं हमारे बुक के लिहाज से, जो मुझे मिले, ठीक है, वो मैंने लिख दिए। नाइजेरियंस लिव इन कॉलोनीज, कौन कौन से? हाइड्रा, कोरल्स, सी फैंस एंड सी वेब्स। ये हमारे बुक्स में नहीं है, सिंध बोर्ड के बुक्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने आउट ऑफ क्वेश्चन देने हैं, जो कि इस साल दिए हैं उन्होंने, तो ये भी आ सकता है। जेलीफिश आपने लगा दिया। जेलीफिश का दूसरा नाम यूरिला। ठीक है, फाइसेरिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, ये सारे जितने भी मैंने लिखे हैं, ये सारे कॉलोनीज़ में रहते हैं। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो आप याद कर ले, क्योंकि आपके लिए ही आसानी होगी। दूसरा सवाल है हमारा, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज़, बहुत ईजी, प्लाज्मोडियम, लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अर्थवर्म फीड्स ऑन। अब आपको अर्थवर्म, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अर्थवर्म आता किस फाइलम में आता है। ठीक है, सॉरी मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। टैपवर्म आपका आता है प्लेथाई हेलमिंथिस में। ठीक है, फाइलम प्लेथाई हेलमिंथिस में। ठीक है, अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अर्थवर्म किस फाइलम में आता है। अर्थवर्म आता है आपके फाइलम एनेलिडा में। ठीक है, अर्थवर्म आपका फाइलम एनेलिडा में आता है। मैं फॉर्म में गलत हो गई। अच्छा, अर्थवर्म का दूसरा साइंटिफिक नेम अगर हम उसे कहें तो भी गलत नहीं होगा, फेरिटीमा है। ठीक है, इसका दूसरा नाम अगर आपको फेरिटीमा का है, अगर फेरिटीमा फीड ऑन, तो एक ही बात है, यानी अर्थवर्म का ही पूछ रहे हैं। ठीक है, अर्थवर्म फीड ऑन ऑल ऑफ द अबव, डिकेइंग वेजिटेबल्स पर भी, वेजिटेशंस पर, सॉइल पर, ऑर्गेनिक मैटर पर, एंड ऑल ऑफ दीज अबव। प्लेनेडिया फीड्स थ्रू द फेरिंग्स। शुगर इन स्टोर is stored in the liver as यह हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए। शुगर स्टोर इन द लिवर, इसका मतलब है शुगर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, महफूज हो जाता है लिवर में। किस फॉर्म में महफूज होता है? ग्लाइकोजन। फंक्शन ऑफ द ट्यूब फीट इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज लोकोमोशन, यानी उस ट्यूब फीट से वो चलता है। ठीक है, ग्रैबिंग द प्रे, अपने शिकार को पकड़ता है। एंकरिंग टू हार्ड सरफेस, एंकरिंग का मतलब यहाँ पे है मदद। ठीक है, मदद नहीं, यानी वो हार्ड सरफेस पर चिपक जाता है। ठीक है, वो अपने इस ट्यूब फीट की वजह से ना सिर्फ चलता है, ना सिर्फ अपने शिकारी को पकड़ता है, बल्कि अपने शिकार को पकड़ता है, बल्कि हार्ड सरफेस पर चिपक भी जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ विटामिन के इन द डाइट ऑफ ह्यूमंस? टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पर्पल, बिल्कुल गलत है ये। टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, ये सही बात है। ठीक है, मैं आपको फिर आंसर कीज भी इसको दे दूंगी। ठीक है, द रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इन एन अडल्ट वुड कॉज एन इंक्रीज इन, इस सवाल को आपने थोड़ा सा समझना है। ठीक है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इन एन एडल्ट वुड कॉज इंक्रीज इन, आपने इस सवाल को थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले आपने इसके ऑप्शंस को देखने। इसका मतलब है कि रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, वो कह रहे हैं कि अगर हम थायराइड ग्लैंड आपके बॉडी, एक एडल्ट से, एक एडल्ट की बॉडी से अगर हम थायराइड ग्लैंड हटा दें तो क्या होगा, उसकी क्या वजह बनेगी अगर हम थायराइड ग्लैंड हटा दें। ठीक है, बीएमआर, अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बीएमआर होता क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बीएमआर क्या है, तीसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट।
ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं कि हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे, हम एक जगह पर बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, रेस्ट पर है, सिर्फ लेटे हुए हैं, तो हमारी बॉडी जो मेटाबॉलिज्म करती है, उस वक्त जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है हमारी बॉडी में रेस्ट के टाइम पर, हम उसे BMR कहते हैं, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा थायराइड ग्लैंड के हटाने से, क्योंकि इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ये क्यों होगा भाई? ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज तब होता है जब हमारी बॉडी को, यानी हमने रोज़ा रखा हुआ है या हमने एक्सरसाइज किया है, हमारी बॉडी थकी हुई है, तो तब जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तब जो हमारे लिवर में ग्लाइकोजन, आपने पीछे पढ़ा ना, ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ होता है वो ग्लूकोज में तब्दील होना शुरू हो जाता है। एक्सक्रीशन ऑफ Na फ्रॉम द किडनी, यानी अगर हम थायराइड ग्लैंड हटा दें तो हमारे किडनी से Na की एक्सक्रीशन होगी। Na प्लस आइन, ये जो आइन है सोडियम आइन, ये बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एल्डोस्टेरोन जो हमारा एक ग्लैंड है, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से जो हमारा हार्मोन एल्डोस्टेरोन निकलता है ना, उसका ताल्लुक एक्सक्रीशन ऑफ Na प्लस से होता है। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं है। बचा सिक्रीशन ऑफ TSH, ये बिल्कुल सही है। अब आपको समझना पड़ेगा इसे थोड़ा सा कि TSH किसे कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपने देखा कैसे बायो के MCQs सॉल्व होते हैं, फिजिक्स से ज़्यादा ख़तरनाक है बायो के MCQs, और इसके नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं। मसला ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कह रहे हैं कि अगर हम थायराइड ग्लैंड हटा दें एक एडल्ट की बॉडी से, तो आंसर बिल्कुल सही है कि सिक्रीशन ऑफ TSH होगा। इंक्रीज़ उन्होंने बताया वुड कॉज एन इंक्रीज इन, किस चीज़ में, किस चीज़ की तादाद ज़्यादा होगी, तो मैंने कहा सिक्रीशन ऑफ TSH की होगी। क्यों होगी, अब इसको भी पढ़ते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि TSH किसे कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। अब आपने समझना है, कैसे समझना है, हमारी बॉडी को थायराइड ग्लैंड से हमारी बॉडी को थायराइड हार्मोन निकालना है। ठीक है, हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ गई कि थायराइड ग्लैंड से हमें कैल्सीटोनिन, आप कैल्सीटोनिन को ले लें, आप थायरोक्सिन को ले लें, कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो फिर थायराइड ग्लैंड से कैल्सीटोनिन निकलता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कैल्सीटोनिन क्यों निकलता है थायराइड ग्लैंड से? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अब पहले आपने समझना है कि कैसे, कि जब हम थायराइड ग्लैंड हटा देंगे अपनी बॉडी से, तो वुड इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ TSH। TSH क्यों इंक्रीज़ होगा? वो इसलिए इंक्रीज़ होगा क्योंकि जब हम थायराइड ग्लैंड हटा देंगे अपनी बॉडी से, इसको हमने रिमूव कर दिया, हमने इसे हटा दिया, तो इससे जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, अगर वो नहीं निकलेंगे तो हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी, हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी किसकी? उस थायराइड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, थायराइड से जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, वो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी मेंटल ग्रोथ हो रही होती है, फिज़िकल ग्रोथ हो रही होती है, तो हमारी मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, अगर हम थायराइड ग्लैंड हटा देंगे, और वो जो ग्रोथ हमारी हो रही होती है वो किस वजह से होती है? जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, थायरोक्सिन हो गया, कैल्सीटोनिन हो गया, थायराइड टेट्राहाइड्रोथायरोक्सिन हो गया, तो हम अब थायराइड ग्लैंड हमने हटा दिया, उससे हार्मोन्स भी नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारी बॉडी को ज़रूरत है। अब जब हमारी बॉडी को हार्मोन की ज़रूरत होती है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब हमारी बॉडी को हार्मोन की ज़रूरत है, किस हार्मोन की ज़रूरत है? थायराइड ग्लैंड की। तो हमारी बॉडी जाएगी, हमारी बॉडी ब्रेन को सिग्नल देगी, ब्रेन सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा तो वो जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि भाई हार्मोन निकालो, क्योंकि हमें ग्रोथ की ज़रूरत है, मेटाबॉलिज्म के लिए हमें चाहिए थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से हमें थायरोक्सिन हार्मोन को चाहिए, क्योंकि वो हमारी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ में मदद कर रहा है। हमारी बॉडी को ज़रूरत ही हुई, हमारी बॉडी ने ब्रेन को कहा,
ब्रेन ने हाइपोथैलेमस को कहा, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा कि भाई हार्मोन निकालो। पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन निकाला? TSH निकाला। TSH किसके पास गया? थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड के पास जब TSH जाएगा तो थायराइड ग्लैंड को पता लग जाएगा कि भाई हार्मोन निकलवाना है, वो हार्मोन निकालेगा। लेकिन सवाल क्या कह रहा है हमसे? सवाल कह रहा है हमसे कि थायराइड ग्लैंड को हमने रिमूव कर लिया। तो अब खुद आप देखिए, जब हम थायराइड ग्लैंड रिमूव कर देंगे तो TSH, क्योंकि बॉडी को तो ज़रूरत है ना, बॉडी तो बार बार ब्रेन को कहेगी कि भाई मुझे हार्मोन की ज़रूरत है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी जाएगा TSH निकालेगा, लेकिन TSH को रिसीव करने के लिए थायराइड ग्लैंड तो है नहीं। तो किसकी सिक्रीशन ज़्यादा होगी? TSH की, क्योंकि बॉडी को तो ज़रूरत है, बॉडी तो बार बार चाहेगा, लेकिन बॉडी को मिलेगा ही नहीं क्योंकि थायराइड ग्लैंड ही नहीं है। इसलिए इसी तरह TSH की इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है? वास डेफरेंस गलत, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है। स्पर्माटोजोवा, ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये सेल है, ठीक है, जैसे हम स्पर्म निकालते हैं। ओवरी, बिल्कुल भी नहीं है, ये प्लांट में आता है। बचा क्या? सर्विक्स। सर्विक्स हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ यूटरस। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू द ईयर। अब आपने फेडरल के बुक्स नहीं पढ़े, ये बिल्कुल फेडरल के बुक का सवाल है। आप अगर कहीं पर फेडरल के बुक्स आपको मिले कहीं पर फर्स्ट ईयर का, उसका एंजाइम चैप्टर निकालना, ये आपको सबसे पहला सवाल आपको ये मिलेगा, ठीक है। और इसका आंसर सरफेस कॉन्फ़िगरेशन है। द कॉम्प्लीमेंट्री mRNA फॉर द DNA ट्रिपलेट गेट वुड रीड। अब आपको कह रहे हैं कि द कॉम्प्लीमेंट्री mRNA फॉर द DNA, ठीक है, इन्होंने क्या दिया है कि हम अब आप हमें आंसर बताएं कि द कॉम्प्लीमेंट्री mRNA फॉर द DNA ट्रिपलेट, ये जो हमने आपको ट्रिपलेट दिया है ना, ये DNA का ट्रिपलेट है गेट। आपको सवाल भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, सही तरीके से। ये कह रहे हैं कि हमने आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री mRNA फॉर द DNA ट्रिपलेट, हमने आपको DNA ट्रिपलेट गेट दिया है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री mRNA दें। अभी सवाल समझ में आया? आपसे कॉम्प्लीमेंट्री mRNA पूछ रहे, किसका पूछ रहे? DNA ट्रिपलेट गेट। ये जो DNA ट्रिपलेट गेट आपको दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री mRNA क्या बनेगा? देखें, जी क्या बन जाएगा? C। ए क्या बन जाएगा? U, क्योंकि mRNA और DNA और mRNA में यही फ़र्क होता है। DNA में थायमिन होता है और RNA में यूरेसिल होता है। ए आपका यूरेसिल बन जाएगा, टी आपका ए बन जाएगा, एडेनाइन। साइटोसाइन, यूरेसिल, एडेनाइन, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, इतना तो हर बच्चे ने पढ़ा होता है, फिर भी मैं लिखवा देती हूँ कि C जी के लिए, ए टी के लिए, सी जी के लिए, ये कि DNA RNA। अब आपको DNA में C दिया है तो RNA में वो G बन जाएगा। अगर वो आपको A दिया है तो वो यूरेसिल बन जाएगा, और अगर आपको T दिया है तो यहाँ पे ये A बन जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। अब आपको सबसे पहले डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस वेरिएशन किसे कहते हैं और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन किसे कहते हैं। कंटिन्यूस वेरिएशन हम कहते हैं कि जारी हो, ठीक है, उसकी कोई एक्सट्रीम एंड ना हो, उसकी कोई एक्सट्रीम एंड्स ना हो। जिस तरह के हम कहते हैं कि एयर लोब्स, हम डिसकंटिन्यूस में डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, इसकी एग्जांपल्स होती हैं एयर लोब। इसको हम कैसे पहचानते हैं? एक्सट्रीम, इनकी एंड्स होती हैं, एक्सट्रीम एंड्स आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी या तो एयर लोब होगा या नहीं होगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा। दो कंडीशंस हैं।
इसे इसकी तरह हम डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस में लेते हैं कि आपका एयर लोब होगा या एयर लोब नहीं होगा, या एक इंसान टंग को ट्विस्ट कर सकता है लेकिन दूसरा इंसान टंग को ट्विस्ट नहीं कर सकता। दो ही कंडीशंस है, ठीक है, इसमें आपको दो ही कंडीशंस होगी, या तो वो चीज़ उस बंदे में होगी या बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएशन में इस तरह नहीं होता, ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएशन में क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएशन में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है, हाइट, स्किन, ठीक है, हाइट, स्किन हो गया, आपका वेट हो गया, क्योंकि हर बंदे का वेट इस तरह तो नहीं होता ना कि एक बंदे का वेट 50 तो दूसरे का 40, यही दुनिया में बस ये दो किस्म के वेट्स है, या तो 50 या तो 40, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेट्स की रेंज बहुत ज़्यादा है। आप 10 की वेट का ह्यूमन भी आपको मिल सकता है, 20 kg का, 40 kg का, 50, 45, हर 41 पॉइंट्स में भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस वेरिएशन है। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन क्या है, जिसके एक्सट्रीम एंड्स होती हैं, या तो आपको वो चीज़ मिलेगी एक ह्यूमन में या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, एयर लोब होता है, टंग ट्विस्ट होती है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास एयर लोब, ब्लड ग्रुप सिस्टम, एयर लोब होती है, ब्लड ग्रुप होती है, टंग ट्विस्टिंग होती है, ठीक है। हमारे पास ब्लड ग्रुप, एयर लोब की एग्जांपल आ जाती है, ब्लड ग्रुप की आ जाती है, टंग ट्विस्टिंग की आ जाती है। अब हम अपने एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। रेंज ऑफ हाइट ऑफ पी प्लांट्स 30 to 50 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। ये हमारे पास एग्जांपल नहीं है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की, क्योंकि हाइट आ गया। अच्छा, ऑफ स्प्रिंग इंक्लूडिंग 2 मेल्स एंड 3 फीमेल्स, ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की एग्जांपल है। कैसे? अब आप कहेंगे ये इन्होंने बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन किया है, क्योंकि ऑफ स्प्रिंग इंक्लूडिंग 2 मेल्स एंड 3 मेल्स। अब मैं ये तो यही कहूँगी कि भाई 2 मेल्स 3 फीमेल्स, ये भी एक कंटिन्यूस वेरिएशन हो गई, क्योंकि हमें तो नहीं पता 3 बेटियां हों, 4 बेटियां हों, और भी हो सकती है। इसकी कोई एक्सट्रीम एंड्स नहीं होती कि एक बंदे की 2 बेटियां होती है तो दूसरे की 3, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग का आपको एग्जांपल दिए है, इसमें ब्लड ग्रुप की सिस्टम आ रहा है, ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इनमें ब्लड ग्रुप तो वही आएगा ना जो इनके पेरेंट्स का होगा, किसी और बंदे का ब्लड ग्रुप तो नहीं आ सकता। तो ये भी डिसकंटिन्यूस वेरिएशन हो गया। ह्यूमन वेट, ये भी आपके पास डिसकंटिन्यूस वेरिएशन आ गया। पी प्लांट ग्रो इन डार्कनेस आर येलो, जो हमारा पी प्लांट है वो हम उसे डार्कनेस में, अंधेरे में उगा रहे हैं, तो वो येलो होगा। वो येलो कलर भी हो सकता है, वो येलो कलर तेज़ भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन विथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज 10 नैनोमीटर, ये तो सिंध बोर्ड में हमें कहीं पे नहीं मिलता, ये भी फेडरल बोर्ड का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीड, पेरिकेप। अमेबा कॉजेज dysentery. An action potential in a muscle fiber causes the release of calcium ions from, अच्छा, इसका जवाब तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको क्या समझना पड़ेगा कि वैसे तो हमें पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा, सार्कोप्लाज्मिक क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल है, मसल से निकल रहा है। हमारे जो सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत से काम होते हैं। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म, और रिलीज ऑफ कैल्शियम, ठीक है। इसी तरह और रफ
ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका एक ही काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम की रिलीज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट में भी काम करता है ये। कैसे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन निकलता है वो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वो जाता है गोल्जी अपैरेटस के पास, और गोल्जी अपैरेटस उसकी पैकेजिंग करती है। ठीक है, कैसे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन सिंथेसिस किया, वो प्रोटीन सिंथेसिस पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गोल्जी अपैरेटस के पास गया। फेडरल बुक में इसका एक सवाल आता है कि हमें ट्रांसपोर्ट, उसका पाथवे बताइए, प्रोटीन का पाथवे, प्रोटीन का पाथवे। ठीक है, हमसे कहते हैं प्रोटीन का पाथवे बताइए, तो प्रोटीन का जो हम पाथवे देते हैं फिर उसका आंसर ये होता है रफ टू स्मूथ, स्मूथ टू गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में भी काम करता है। इसी तरह ये सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि एक्शन पोटेंशियल इन अ मसल फाइबर कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। अब आपको वैसे भी पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यही काम है। वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब मसल सेल्स में, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फंजाई एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फंजाई। यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं डाला गया लेकिन ये कॉमास डाला गया है। यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम सारे फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं। वॉटिसीला आपका फंजाई का एग्जाम्पल नहीं है। इस सवाल का मतलब यही है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फंजाई एक्सेप्ट। सेक्शन 3 पे हम आते हैं फिजिक्स। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये वाला सेक्शन आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हमने डिस्टेंस को हम आते हैं अगले सेक्शन पर, फिजिक्स। सवाल क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डबल एंड द चार्ज इज ऑल्सो डबल द इंटरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सवाल यहाँ पे फॉर्मूला, फिजिक्स सारे फॉर्मूला से हो जाता है अगर आपको याद हो। यहाँ पे कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कूलम्स लॉ। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, सवाल क्या था उनका? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डबल, डिस्टेंस को डबल कर दो एंड द चार्ज इज ऑल्सो डबल द इंटरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी। अच्छा, अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, उन्होंने डिस्टेंस को डबल किया है, ठीक है, और चार्ज को डबल किया है, चार्जेस को नहीं, चार्ज को डबल किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को डबल कर देंगे और एक चार्ज को डबल कर देंगे। ये रहा, इसका हम एक अलग फॉर्म लिख देंगे के ठीक है। अब हम इसको बदल देंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 2 यहाँ पे अपनी जगह पे, ऊपर वाला 2 अपनी जगह पे, इस वाले 2 पर स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 के Q अपॉन आर स्क्वायर। इसके बजाय हम ये डाल सकते हैं एफ क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी आपका जो पहला फोर्स था वो दूसरे फोर्स के हाफ बराबर हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? हाफ। अगर यहाँ पे चार्जेस होते तो फिर हमारा आंसर होता अनचेंज्ड। क्यों? क्योंकि ऊपर भी 4 हो जाता, फिर दोनों के पास चार्जेस होती, तो फिर यहाँ पे ये 2 नहीं होता सिर्फ,
4 आ जाता, तो 4 4 से कट हो जाता, अनचेंज उसी तरह सेम रह जाता। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक यूज बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। कैपेसिटर ज्योमेट्री पर, मीडियम पर, ज्योमेट्री पर, ठीक है, मीडियम पर, जियोमेट्री। देखो मुझे तो नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है, ठीक है। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपने पास एक रजिस्टर रखना, जो जो मैं लिख रही हूँ वो अपने साथ आपने बिल्कुल सही सही तरीके से नोट्स पर उतारना है, ठीक है। फिर जब आपके रिवीजन आखिरी जब दिन होंगे आपके ना, तो एक हफ्ता जैसे बच जाता है टेस्ट में, तो आपने क्या करना है, आप अगर आप बुक्स के बजाय इस नोट्स को भी पढ़ लेंगे ना, आपका टेस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये नोट्स बिल्कुल सही तरीके से बनाने, ठीक है। आपने क्या लिखना है, कैपेसिटेंस लिखना है यहाँ पे, डिपेंड्स अपॉन। मैं तो आपको सोल्यूशन के लिए आपको लिखवा रही हूँ, मुझे नोट्स नहीं बनाने, नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। मीडियम, जियोमेट्री इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक और बात भी आपको पता होनी चाहिए कि कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, थिकनेस पर। ठीक है, कैपेसिटेंस इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जियोमेट्री में क्या चीज़ें आ जाती है, इस जियोमेट्री में क्या चीज़ें आ जाती है, डिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक आपका यहाँ पे मीडियम, ये आपका मीडियम हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि जब आप मीडियम को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस भी बढ़ता है, मीडियम के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। और डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये कौन से फॉर्मूला से मुझे याद है, इसमें भी फॉर्मूला C=A E0/D, मीडियम, एरिया, डिस्टेंस। अब आपको अगर ये फॉर्मूला याद था आपको, तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। If a radio and a bulb, each of resistance 3 ohm resistance, are connected in a series of a 12 watts battery, the potential across each will be, और क्या है, if a radio and a bulb, each of resistance 3 ohm are connected in series to a 12 volts battery, the potential difference across each will be, across each, ठीक है। अब आपसे कह रहे रेडियो और बल्ब दोनों का रेजिस्टेंस 3 ओहम है, इन सीरीज़ कनेक्टेड, किस चीज़ में, सीरीज़ में कनेक्टेड है, 12 वोल्ट्स बैटरी है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी। अब आपको पता होना चाहिए आपसे उन्होंने पूछा है कि दो रेडियो बल्ब है, दोनों का रेजिस्टेंस 3 ओहम है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है, 12 वोल्ट्स बैटरी में, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी। आपको वोल्टेज दिया गया है, लेकिन अब आपसे वो वोल्टेज आपको नेट वोल्टेज है, ठीक है, ये जो वोल्टेज है ये नेट वोल्टेज है। आपसे मांग रहे हैं कि इन दोनों का ईच, अक्रॉस ईच विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे आपको क्या पता लगा, सीरीज़ में नेट वोल्टेज दिया गया है, दोनों के रेजिस्टेंस दिए गए, हमें क्या मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है सीरीज़ में करंट सेम होती है, ठीक है। करंट, आप नेट करंट निकाल दो, वो दोनों ही बल्ब और रेडियो का जो नेट करंट होगा वही बल्ब का भी होगा और वही रेडियो का भी होगा। सीरीज़ है, सीरीज़ में करंट सेम होता है। हमें निकालना वोल्टेज है, ठीक है, बल्ब और रेडियो का। हमें नेट वोल्टेज दिया गया है, सबसे हम पहले क्या करेंगे, नेट करंट निकालेंगे, क्योंकि जब हम करंट निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास नेट वोल्टेज मौजूद है लेकिन नेट करंट नहीं मौजूद, ठीक है। जब हम नेट करंट निकाल देंगे तो हमारे पास I1 और I2 खुद ब खुद निकल आएगा, उसके ज़रिए फिर I1 और I2 के ज़रिए हम वोल्टेज भी निकाल लेंगे।
और अगर नेट करंट निकालना है तो उसके लिए हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे सीरीज़ में। तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, 3 प्लस 3 रेडियो और बल्ब के लिए, 6 नेट रेजिस्टेंस निकल आ गई। नेट वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट है। अब हम करंट निकालेंगे V इक्वल्स टू IR। नेट वोल्टेज हमारे पास कितनी थी 12, करंट हमें निकालना है। नेट रेजिस्टेंस हमने क्या निकाली 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, हमारे पास नेट करंट आया 2। और हमें पता है कि नेट जो सीरीज़ है उसमें नेट करंट जो होता है वही I1 होता है और वही I2 होता है। ठीक है, क्योंकि नेट सीरीज़ में करंट सेम होता है। तो भाई यही हमारा I1 I2 एंड I इक्वल्स टू 2। अब हम जो V1 है और V2 हमें निकालने हैं वो निकालते हैं। V इक्वल्स टू IR, V1 निकालना है हमें। I1 क्या है 2, R1 क्या है 3, I2 क्या है 3, R2 क्या है 2 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। हमसे क्या मांगा था, हमसे मांगा था 12 वोल्ट। हमें 12 वोल्ट दिया था। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी, ठीक है, ईच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी क्या होगी। ठीक है, तो क्या है अक्रॉस ईच, क्या है 6 वोल्ट और 6 वोल्ट। तो हम आंसर क्या लगाएंगे 6 वोल्ट। आपने जमा नहीं कर लेना कि जमा करके आप 12 वोल्ट, नहीं, सवाल देके द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी 6 वोल्ट। चूज द रिलेशन विच इज़ नॉट करेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है। एम्पियर कूलम पर सेकंड बिल्कुल सही है। एम्पियर क्या होता है, कूलम पर सेकंड होता है। एम्पियर क्या है, इसके बराबर है Q अपॉन T। करंट किसके बराबर है Q अपॉन T। तो करंट का क्या यूनिट है एम्पियर, और क्यू चार्ज का क्या यूनिट है कूलम, टाइम का क्या है सेकंड। ये बिल्कुल सही रिलेशन है। सी और हम इक्वल्स टू वॉट पर एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया है, ये भी बिल्कुल सही रिलेशन है। कैसे, आपने V इक्वल्स टू IR पढ़ा है। V इक्वल्स टू IR, बस इसी को कन्वर्ट किया है। कैसे, V अपॉन I बना दिया है। ठीक है, R इक्वल्स टू V अपॉन I और हम इक्वल्स टू वॉट पर एम्पियर, बिल्कुल सही है। 1 कूलम इक्वल्स टू चार्ज ऑफ 6.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। ये गलत यहाँ पर B है। कैसे, वोल्ट, वोल्ट हमारा है जूल पर कूलम, और इसी से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं W अपॉन Q। ठीक है, ये एक फॉर्मूला अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको याद होना चाहिए कि V वोल्ट यानी V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये एक फॉर्मूला होता है और इसी के ज़रिए आपका ये यूनिट निकाला गया है। इन्होंने यहाँ पे क्या दिया, कूलम पर जूल, इन्होंने उलट करके दिया है, ये होना चाहिए जूल पर कूलम। ठीक है, तो ये रिलेशन गलत है। सही रिलेशन मैंने आपको जो लिखवाया है वही है, सही रिलेशन ये है जूल पर कूलम। A particle charge Q and mass m moving with velocity v enters perpendicular in a uniform magnetic field. Describe circular path. What will be the radius of that path? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपको कहा है डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट पाथ। आपको फॉर्मूलाज दिए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपने इस सवाल को बहुत आसान है। क्यों, आपको चार्ज दिया है और आपको कहा है सर्कुलर पाथ। जब ऐसे सवाल आप देख ले तो आप खुद पता लगाना चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगी, अब सर्कुलर का है ना, आपने दो फोर्सेस को ज्वाइन करना है। सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा। मैग्नेटिक फोर्स
और सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? क्यू वी बी। आप साइन थीटा की जहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि थीटा में नहीं दिया, परपेंडिकुलर में कहा है, ठीक है। सेंट्रीपिटल mv² अपॉन आर, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वी को काट देंगे, बच जाएगा ये mv अपॉन आर एंड क्यू बी। अब आप, इन्होंने आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट पाथ। रेडियस क्या होगा, ठीक है, यानी हमें रेडियस निकालना है। ये रहा रेडियस, रेडियस यहाँ पे चला जाएगा, क्यू बी नीचे आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर निकल आ गया, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। हम इस तरह ढूंढते हैं, एम वी अपॉन ये रहा एम वी अपॉन बी क्यू, एम वी अपॉन क्यू वी बी, एक ही बात है। दूसरा हमारे पास है लाइट ऑफ वेवलेंथ 115 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर कंसिस्ट ऑफ फोटोन हुज एनर्जी इज। अच्छा, ये सवाल फॉर्मूले से होगा। देखिए, इसका हर सवाल फॉर्मूला से हो रहा है। कैसे होगा, आपने क्या करना है, आपसे मांगी क्या है, एनर्जी मांगी है, लेकिन फोटोन की। आपने देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आपको वेवलेंथ दिया गया है, फोटोन की एनर्जी मांगी है। अदरवाइज़ हमारे पास एनर्जीज़ की बहुत से एग्जांपल्स होती हैं। एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि E इक्वल्स टू PT, ठीक है। ये फॉर्मूला भी होता है, बहुत से फॉर्मूलेज होते हैं। एक होता है इक्वल्स टू mc²। हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन एक और भी है, ठीक है, क्योंकि फोटोन तो आपको पता है, फोटोन के पास तो मास ही नहीं है, ठीक है। hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, h इक्वल्स टू hf। ये तो प्लैंक कांस्टेंट हो गया। फ्रीक्वेंसी, जब हम फ्रीक्वेंसी को खोलते हैं तो c अपॉन लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा, ठीक है। इतने ज़्यादा फॉर्मूले, लेकिन ये वाला तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, पावर नहीं दिया गया। ये वाला क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि बात फोटोन की हो रही है। फोटोन के पास तो मास ही नहीं होता, ठीक है। फोटोन इज़ मासलेस, चार्जलेस। फोटोन का कोई मास नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। ये अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से आप लगा सकते हैं ये वाला पेन, ठीक है। हमने ये वाला लगा दिया, hc अपॉन लैम्डा। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। आप 6.634 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 और लैम्डा लगा देंगे, आपके पास आंसर निकल आएगा। लेकिन इसका आंसर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गलती की है। कि क्यों, यहाँ पे या तो 1.5 आ रहा है या 15 लेने से आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। इनका आंसर भी है, लेकिन ये सवाल गलत है। द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एटम आर नॉट इन्वॉल्व इन द इमिशन ऑफ गामा रेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हमें द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो इसमें इसकी मिशन नहीं होगी उसमें से, यानी इलेक्ट्रॉन्स में से इसकी गामा रेज की मिशन कैसे होगी, ठीक है। When an electron in hydrogen atom jump from a higher orbit to the 5th orbit, the set of line emitted are called। अच्छा, हायर ऑर्बिट से वो 5th ऑर्बिट में चला गया, ठीक है। 5th ऑर्बिट में आपने लाइमन बाल्मर पैस्टन पी फंड ब्रैकेट और पी फंड की सीरीज़ पढ़ी है। उसके बहुत से ट्रिक्स होते हैं। लाइमन बाल्मर पैस्टन ब्रैकेट पी फंड, 5th वाला कौन सा होता है, पी फंड, ठीक है। लाइमन फर्स्ट सीरीज़ अगर, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करे हायर ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में, तो फिर लाइमन। 2nd ऑर्बिट में तो बाल्मर नहीं है। 3rd में तो पैस्टन, 4th में तो ब्रैकेट, 5 में तो पी फंड, ठीक है। पैस्टन 1 में, ठीक है। Why gamma radiation are used to kill bacteria, to sterilize surgical equipments, etc. Because they are chargeless। बिल्कुल सही बात है। गामा
के पास कोई चार्ज नहीं होता. दे हैव नो मास. सही बात है. बिकॉज ऑफ इट्स पेनिट्रेशन, ऑल ऑफ दी अबव. ये सारे सही है. द नेम ऑफ द यूजफुल ट्रेसर इज C14. कार्बन डेटिंग आपने पढ़ा है ना, कार्बन डेटिंग जो हम करते हैं उसमें हम C14 पढ़ते हैं. द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज़ अ लेंथ of 10 meter, a resistance of 2 ohm. The resistivity, the cross sectional area in meter cube is. यहाँ पे भी आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. कौन सा वाला? R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया. हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है. एरिया को यहाँ पे कर देंगे PL अपॉन ए. P हमारे पास क्या है? अब यहाँ पे P हमारे पास सेंटीमीटर में, हमें आंसर मीटर क्यूब में निकालना है. सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी को बदलेंगे. कैसे बदलेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ ओहम सेंटीमीटर हम डिवाइडेड कर देंगे 100 से. 10⁻⁷ ये ऊपर आ जाएगा -2 की शक्ल में. ठीक है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ -9 हो गया. लेंथ आपका 10 है. एरिया आपको निकालना है. रेजिस्टेंस आपको 2 दिया है. 2 1 2, 2 5 10 हो गया. सही है. 2 5 10. 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ यहाँ पे ये 0 को भी ख़त्म कर देंगे. यहाँ से हमारे यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं तो -9 + 1, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8. ये आपका आंसर हो गया. अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वहाँ पर कहीं पर भी -8 नहीं दिया गया. यहाँ पे इनसे गलती हुई क्योंकि आंसर इन्होंने मीटर क्यूब में मांगा है, मीटर स्क्वायर में. हमने सारे इसको चेंज करना था, हमने चेंज कर लिया. यहाँ पे मुझे लगता है इनसे गलती हुई है. ये -7 नहीं होगा, शायद ये +7 होगा. तब जाके हमारे पास -4, फिर ये वाला आंसर आ सकता है हमारे पास. अगर हम इसको माइनस नहीं बल्कि +7 ले, ना कि -7 ले, फिर हमारे पास ये आंसर आ सकता है. ठीक है, क्योंकि अभी -8 आया है, तो अगर हम इसको +7 कर ले तो ये +-4 आ सकता है. ठीक है, तो इनसे गलती हुई यहाँ पे. अब इस सवाल का भी हम कुछ नहीं कर सकते, आंसर इन्होंने ये दिया है. लेकिन हमारे पास 1 तो आ गया, लेकिन 10⁻⁸ नहीं आया. यहाँ पे इनसे गलती हुई है. तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं. अभी भी इस साल भी बहुत से सवाल गलत आए. द पावर ऑफ लोड इज़ 1 वाट. आपसे इस सवाल में आपसे वाट, यूनिट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. ठीक है, वाट पूछा है. तो इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं. 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड. बिल्कुल सही है. वाट क्या होता है? अब आप यहाँ ये भी फॉर्मूला से हो जाएगा. कैसे? P = VI. 1 एम्पियर ये रहा करंट, 1 एम्पियर ये रहा करंट. फ्लो थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड. ठीक है, 1 वोल्ट हमने अप्लाई किया है. बिल्कुल सही आ रहा है. 1 लेकर आपके पास 1 वोल्ट आ जाएगा. 0.1 एम्पियर करंट फ्लो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.1 वोल्ट इज अप्लाइड. अगर आप 0.1 और 0.1 वोल्ट और 0.1 एम्पियर लेंगे तो आपके पास आंसर 1 वोल्ट नहीं आएगा. ये ऑप्शन गलत. 1 एम्पियर करंट फ्लो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड. ये भी गलत है. आप अगर 1 एम्पियर लोगे और 10 वोल्ट लोगे तो आपके पास 10 आंसर आएगा. 10 एम्पियर करंट फ्लो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड. ठीक है, ये भी गलत है. 10 आप लोगे, 10 लोगे तो आपके पास 7, आपके पास 100. इसका आंसर आपके पास 100 वॉट आएगा. हमें 1 वोल्ट चाहिए, तो आंसर ये रहा सही. इफ़ द रेट of cost is raised 2 per kilowatt-hour, then a 500 watt kettle operate for 30 minutes will cost. अच्छा, यहाँ पे को आपने थोड़ा से ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, क्योंकि इस पर 2 चीज़ें. पहले आपने क्या करें, आप जो ना पहले पावर को सॉल्व करें. ये रहा पावर क्या, आपको क्या चीज़ दिया गया है, आपको एनर्जी निकालनी है. सबसे पहले आप एनर्जी निकालें 5 वॉट 30 मिनट्स. और आपको एनर्जी किस चीज़ में निकालनी है? किलोवाट-आवर, क्योंकि उन्होंने शुरू में किलोवाट-आवर में दी है. ठीक है, तो जब हम किलोवाट-आवर में एनर्जी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला
P मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, अगर आपको किलो वॉट में निकालना है तो आप ऐसे करेंगे, सही है। फिर आपने क्या करना है, पावर आपको क्या दिया है 500, टाइम आपको 30 मिनट्स दिया है। ठीक है, 30 मिनट्स आपको आप आवर में आप चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 60, 3 1 3, 3 2 6। अब आपको ये पता होना चाहिए आंसर हमारे पास 1/2 आया है, और 1/2 का आंसर क्या होता है 0.5। 0 0 कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, ये भी 1/2 आ गया, यानी 0.5। अब 0.05 को जमा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 5 25, 5 0 0। अदरवाइज इस साल तो कोई ऐसा सवाल नहीं आया था, फिर भी आ सकता है क्योंकि सारे सवाल इसी से आ रहे हैं। 0 5 0, 0 0। पॉइंट्स कितने हैं आपके पॉइंट्स? ठीक है, दो पॉइंट्स यहाँ पे 2 जगहों पे आया है, तो हम भी 2 नंबर्स के बाद पॉइंट्स लगाएंगे। हमारे पास जो एनर्जी निकली है, एनर्जी निकली है 0.25। हमें उन्होंने सवाल दिया है कि अगर इफ़ द रेट ऑफ कॉस्ट इज रेज 2 पर किलोवाट आवर। अब हम स्टोकियोमेट्री करेंगे। कैसे? हम कह रहे हैं कि अगर 1 किलोवाट आवर आपका रेस 2 रुपीज़ का है, तो जो हमारी एनर्जी हमने निकाली है 0.25 किलोवाट आवर, वो कितनी रुपीज़ की बनेगी? तो आपको पता है स्टोकियोमेट्री में हम इसी तरह करते हैं। अगर 1 किलोवाट आवर 2 के बराबर है, हम क्या करते हैं स्टोकियोमेट्री में एक की कीमत निकालते हैं। अगर 1 किलोवाट आवर आपकी 2 है तो 0.25 किलोवाट आवर कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय 1। ये 1 नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। इन AC वोल्टेज मेजर VO वॉट्स इन अ सर्किट द पीक वैल्यू इज गिवन बाय। अब ये भी पूरा फेडरल का सवाल है, ये किसी सीन बोर्ड में मैंने कहीं पर पीक वैल्यू नहीं पढ़ी। ठीक है, ना AC जनरेटर में, ना AC वोल्टेज के चैप्टर्स में। ठीक है, इसका आंसर ये है। दरअसल ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं कि ये हमारी पीक वोल्टेज हमने निकालनी है, ये √2 और VRMS एक ये वैल्यू ये है। ठीक है, अगर हमें कहीं पर VRMS दिया गया हो, हमें पीक वोल्टेज निकालते हैं तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, कहीं पर पीक वोल्टेज दी गई होती है, हमें VRMS निकालना है तो ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर ये लोग हमसे कह रहे हैं कि द AC वोल्टेज मेजर VO वॉट्स इन अ सर्किट इट्स पीक वैल्यू। हमें एक पीक वैल्यू दी गई है और दूसरी पीक वैल्यू हमसे मांग रहे, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरह होता है कि एक पीक वैल्यू हमें चाहिए, दूसरी पीक वैल्यू हमें दी गई है, वो इस तरह निकलती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर V0/√2। अ स्टेशनरी फोटोन हैज़ मास। इस सवाल को भी आपने देखना है। अगर आपसे वो लोग कहे फोटोन का रेस्ट मास, आपसे फोटोन का रेस्ट मास पूछे या आपसे स्टेशनरी फोटोन का मास मांगे, तो आपने 0 देना है। अब मैंने आपको पीछे पढ़ाया, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया कि फोटोन का मास 0 होता है, तो यहाँ पे भी आपने 0 ही लगाना है। अगर आपसे कहे स्टेशनरी फोटोन का मास या रेस्ट मास, फोटोन का रेस्ट मास, इसका मतलब भी यही है कि फोटोन रेस्ट पर है तो 0। लेकिन अगर आपसे पूछे फोटोन का रिलेटिव मास, फिर आपने इनफाइनाइट देना है। ठीक है, फिर आपका आंसर इनफाइनाइट होगा। देखो, आपको 2 चीज़ें पता लग गई, आपको रेस्ट मास भी पता लग गया, आपको इनफाइनाइट कहाँ पर लगाना है? जब रिलेटिव मास पूछा जाए फोटोन का। A battery of 6 volt is connected to 2 resistance of 30 ohm and 20 ohm joined together in a series. Find the current through the circuit. दोबारा सीरीज़ में यानी करंट सेम होगा,
दो रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं, 6 वोल्टेज यानी आपको नेट वोल्टेज दिया गया है, आपने करंट मालूम करना है, ठीक है। ये भी आसानी से हो जाएगा। आप क्या करेंगी, नेट रेजिस्टेंस निकालेंगी, ठीक है। इससे नेट रेजिस्टेंस निकालेंगी, कैसे, R1 प्लस R2। जब आप नेट रेजिस्टेंस निकाल देंगी, आपके पास नेट वोल्टेज है, उससे ज़रिए आप नेट करंट निकाल देंगी। इसका आंसर भी आपको 1.2 एम्पियर आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 1000 वॉट contain a water in 8 minutes. How much heat has been generated for boiling? आपको हीट निकालनी है, आपको क्या दिया है, पावर दिया है। सारा फार्मूलाज आपको फार्मूला याद होने चाहिए, बगैर फार्मूले के आप कुछ नहीं कर पाएंगी। यहाँ पे फार्मूला लगेगा PT। आपको वॉट क्या दिया है, 1000। टाइम आपको क्या दिया है, 8 मिनट्स, हमें सेकंड में चाहिए। 8 मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे, डिवाइड बाय 60। ठीक है, हमने सेकंड्स भी निकाल दिया। अच्छा, ऐसे सवाल को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आपने क्या करना है, ये बहुत आसानी से, अब बैठ के आप मल्टीप्लिकेशन मत करना इन दोनों की, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये रहा 1, ये रहा 48, 148 ज़ा 48, 1 2 3 4, बचे हुए ज़ीरोज़ लगा दें, सही है। 148 ज़ा 48, बचे ज़ीरोज़ हमने लगा दिए, ये आपका निकल आ गया। अब हम आंसर देखते हैं, ये रहा। द करंट पासिस थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस कंबाइंड इन सीरीज वुड बी। अब आपको पता है सीरीज में करंट सेम होता है, सेम, ये रहा। द रेड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ओरिजिनेट इन अ ट्रांजिशन बिटवीन लेवल्स हैविंग क्वांटम नंबर्स। रेड लाइन कब ओरिजिनेट होती है, बाल्मर सीरीज में, जब ट्रांजिशन होती है, तो उन क्वांटम नंबर्स का बताएं, ठीक है। अब आपको पता है बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन हायर, ठीक है, हायर लेवल से टू लेवल में गिरता है, ठीक है, हायर लेवल टू में गिरता है। तो आपने ऑप्शंस देखने, पहला ऑप्शन 2 and 1 बिल्कुल गलत, 3 and 1 बिल्कुल गलत, अल्फ़ा and 1 बिल्कुल गलत, 3 and 2 बिल्कुल सही है। 3 से 2 में गिरेगा, ठीक है, हायर टू। आपका आंसर मिल गया आपको। बड़ा आपको लगेगा ये तो बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इजी है, बस आपको बाल्मर सीरीज़ का पता होना चाहिए। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए जो सारी लाइन दिखी है ना, रेड लाइन ओरिजिनेट इन द ट्रांजिशन बिटवीन लेवल हैविंग क्वांटम नंबर्स, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, बस आपको बाल्मर सीरीज़ का पता है और आप ऑप्शंस को देख रही हैं, आपको ऑप्शन से ही पता लगना चाहिए। 3 से हायर लेवल से 2 में गिरा है। सॉलिड स्टेट बेसिकली डिटेक्ट इज NPN transistor. Michelson interferometer is usually used to determine the frequency of light. How is the image formed by the convex lens affected if the upper half of the lens is covered with a paper? इसका आंसर ये रहा, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज रिड्यूस। अ कॉन्वेक्स लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला जो टॉपिक है कॉन्वेक्स लेंस वाला वर्चुअल इमेज, ये इस साल के MDCAT में नहीं था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इस साल के MDCAT में ये टॉपिक आएगा कि नहीं, लेकिन ये ऐसे सवाल है कि आप बिल्कुल आप ना भी करें तो आपका फ़ायदा, लेकिन अगर आप इस साल के सिलेबस में ना हो तो फिर आपको ये सवाल अगर आप नहीं करना चाहें तो ये नहीं करें। अच्छा, ये वाला सवाल क्या है, इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इसको आपने समझना है, कह रहे हैं कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें तो आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उस पर क्या असर पड़ेगा। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आइस में वॉल्यूम इंक्रीज है, ठीक है, इसलिए इसकी डेंसिटी लो है। ये बातें आपको आइस के बारे में पता होनी चाहिए कि आइस में वॉल्यूम इंक्रीज है, डेंसिटी इसलिए इसकी कम है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें तो मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर होगा, आइस के मेल्टिंग पॉइंट पर। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्यों, आपने
बॉयज़ लॉ पढ़ा है? बॉयज़ लॉ में क्या होता है? पी का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं पी ज़्यादा करूँगी वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज़ कर रही हूँ तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। और आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा है? चार्ल्स लॉ क्या कहता है हमें? वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये इंक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा, अगर ये डिक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं है, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज होगा। ठीक है। प्रोसेस इज मीन द प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड, अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, बहुत ईजी। अंडर एडियाबैटिक कंप्रेशन द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है, द प्रेशर टू विच द गैस इज कॉम्प्रेस, रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वर्क डन ऑन द गैस। ये बिल्कुल सही है। कैसे? अब आपने देखना है, एडियाबैटिक कंप्रेशन दिया गया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको पता हो ना हम फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं एडियाबैटिक में? एडियाबैटिक में हीट, हमारे पास जो क्यू होता है एडियाबैटिक में वो ज़ीरो होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, वो ज़ीरो होता है। अब जब वो ज़ीरो होता है तो पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? U प्लस डब्ल्यू होता है। ये ज़ीरो हो गया तो U प्लस डब्ल्यू रह गया, तो माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू यू। या तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास एडियाबैटिक में, या ये वाला बनता है। ठीक है, सॉरी, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो ज़ीरो हो गई। फॉर्मूला हमने लगाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्यू ज़ीरो कर दिया, हमारे पास ये बचा U प्लस डब्ल्यू, ज़ीरो इक्वल्स टू U प्लस डब्ल्यू। जब मैं इसको यहाँ पर लेकर जाऊँगी तो ये माइनस में जाएगा और फिर ये जाएगा। दो सिनोरियोज़, दो कंडीशंस हमारे पास मिलती है एडियाबैटिक प्रोसेस में। वो कब आती है? इन्होंने हमसे कौन सा पूछा है? द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द अंडर एडियाबैटिक कंप्रेशन द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है इंटरनल एनर्जी के साथ। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। और इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज़ होगी? जब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द वर्क डन ऑन द गैस, क्योंकि आपको पता है ना जब वर्क डन ऑन द गैस, ऑन द सिस्टम होता है तो माइनस होता है। ठीक है, माइनस आता है फिर जब ऑन द सिस्टम होता है। तो सवाल क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो फिर एडियाबैटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, फिर हमारा ये हो जाएगा कि हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो पॉजिटिव में इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वर्क डन ऑन द गैस। जब वर्क डन कब नेगेटिव होता है? ऑन द, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा हो। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो वो पॉजिटिव होता है। 50 मिली ओहम कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज। ये वाला फॉर्मूला भी आपको कहीं सिंध बोर्ड में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी फेडरल बोर्ड से इन्होंने उठाया है। इसके लिए आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा, एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 Li²। मैंने एक शॉर्ट्स दिया है, मेरे चैनल पर एक शॉर्ट मौजूद है, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा फार्मूलाज के, वो स्टार अकेडमी के फार्मूलाज है, मैंने उसे 11th के और 12th के, 11 के फिज़िक्स के, 12 के फिज़िक्स के मैंने शॉर्ट्स बनाए सिर्फ फार्मूलाज हैं। ठीक है, आप वो फार्मूलाज वो शॉर्ट्स जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको वहाँ पर ये फार्मूलाज मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आपको अपने बुक में नहीं मिलेंगे। हमें क्या दिया है? 50 मिली हेनरी कॉइल। मिली हेनरी आपको पता है ना किसे कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। जब सेल्फ इंडक्टेंस आता है तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हेनरी है, मिली हेनरी दिया गया है। करंट 2 एम्पियर, एनर्जी हमें निकालनी है, ये एनर्जी हमें निकालनी है 1/2
एल किसको यहाँ पे शो कर रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस को। सेल्फ इंडक्टेंस इन्होंने हमें कितना दिया है? 50 मिली एम्पियर। तो 50 को चेंज करना पड़ेगा, मिली है तो 1000 लगा देंगे हम, ठीक है। इसी जगह पर सॉल्व करें, इसी जगह पे चेंज करेंगे क्योंकि टाइम तो वहाँ पे होता नहीं है। करंट 2 एम्पियर, इस साल तो वैसे बहुत सा टाइम दिया गया है। 2 पर स्क्वायर, 0 0 कट गया, ठीक है। इसे दोबारा लिखते हैं 1/2, 5 डिवाइडेड बाय 100, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। हमारे पास कुछ इस तरह आया। ये 1/2 कट गया, ऊपर 5 बचा, नीचे 50, कटिंग कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 1/10 आया, 1/10 यानी 0.1, ठीक है। अब हम आंसर देखते हैं। ये रहा आपका आंसर बी, 0.1। In amplitude modulation, the wave that superimpose an electromagnetic waves are sound waves, ठीक है। Quality of X-rays depends upon both accelerating voltage and material of the target. According to Bohr theory of hydrogen atom, the angular momentum of electron in an allowed orbit is, आपसे angular momentum मांगिए। angular momentum यानी L, जो कि आपका NH/2πr के बराबर, 2π के बराबर होता है, ठीक है। इसी से हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा, जितनी मैंने कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो हमारे जो अगला पेपर होगा हमारा वो 2001 का होगा। ये सीरीज़ मैंने शुरू की और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये सीरीज़ आपने बिल्कुल देखनी है, ठीक है। अभी से अपने MD-CAT की तैयारी शुरू कर दें क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। आप 3 या 4 महीनों में उससे कवर नहीं कर सकते। FSC और MD-CAT में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अल्लाह हाफ़िज़।